नमस्कार। रेडियो बूज आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आता है। मजेदार बात यह है कि इन कार्यक्रमों को आप रेडियो पर भी सुनते हैं और हमारे YouTube चैनल पर भी ये कार्यक्रम आपको दिखाई देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपना एक कार्यक्रम आयुर्वेद की चिकित्सा से जुड़े एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब, या अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो वैद्यराज, जो एक विशेषज्ञता रखते हैं नाड़ी देखकर व्यक्ति के विषय में बताने की, किसी मरीज के विषय में बताने की। और आप सब लोग जानते होंगे कि ये कला, ये गुण इस समय बहुत सामान्य नहीं है, आप लुप्त हो गया है। आपको बहुत सारे वैद्य मिलेंगे, लेकिन नाड़ी देखकर किसी मरीज के रोग के बारे में बता देना, जान लेना, ये एक दुर्लभ कला है। डॉक्टर अग्रवाल और उनके पुत्र पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और सबसे मजेदार बात ये है, जो मैं आप प्रवीण जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से डॉक्टर साहब को जानते हैं। ये एक ऐसी परंपरा से आए हैं आप, जहां 5 पीढ़ियां आयुर्वेद की सेवा कर रही हैं। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां चलती हैं, जिनमें विशेष रूप से एलोपैथी जो बहुत पॉपुलर हुई, आयुर्वेद हमारा जो बहुत प्राचीन है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद दुनिया की सबसे प्राचीनतम पद्धति चरक के टाइम से चल रहा है। हाँ, प्राचीन पद्धति है। इसी तरह से होम्योपैथी है, जो जर्मन बेस से जिसे हम जोड़ते हैं, और इसी तरह से यूनानी है, या हमारे दक्षिण भारत की एक सिद्ध पद्धति है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में एक रिवाइवल हुआ है। लौट कर लोग आयुर्वेद की तरफ आए हैं। हमारी जड़ी बूटियों से लोग जुड़े हैं, हमारी वनस्पतियों के गुणों को लोगों ने जाना है, और दवाओं के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत सारा सुधार हुआ है। बचपन में हम लोग देखते थे आमतौर पे खरल में कूट के, पीस के जिस तरह की गोलियां बनती थीं, तो हमें कभी ये ख्याल आता था बचपन में देख के कि जिस तरह की डॉक्टरों की दवाएं होती हैं, ये उस तरह की शेप कब लेंगी। लेकिन देखते देखते ये परिवर्तन आया है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और जूनियर अग्रवाल साहब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रोफेशन में जुड़े हैं, पिता पुत्र की आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है पंकज जी। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत में जिस तरह से आयुर्वेदिक पद्धति का विकास हो रहा है और आपकी 5 पीढ़ियां इससे जुड़ी हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। हमारा आयुर्वेदिक से हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर सभी आयुर्वेदिक से जुड़े हुए रहे हैं। हमारा पहले सिरसा में था, हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके बाद हम 87 में हमारे फादर गुड़गांव आ गए थे, और गुड़गांव में धर्मानी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र के नाम से पटौदी रोड पे हमारा अभी बहुत बड़ी संस्था है, हमने देखा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सारी कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है हमारे, क्योंकि ये परंपरा हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, हमारे परदादा जो थे, उन्होंने शुरू की हुई थी कि कभी किसी से मरीज से अननेसेसरी फीस चार्ज ना की जाए। तब से आज तक, और हमारे बच्चे भी जो डॉक्टर हैं, हमारी पूरी फैमिली, हमारे और भाइयों के बच्चे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सब कोई भी फीस परंपरा से नहीं चलता है। इस देश के लिए जरूरी भी है, और जरूरी भी है, क्योंकि हर एक गरीब आदमी, लोग गरीब हैं हम, जो है लोअर तबका जो है, वो आयुर्वेदिक से जुड़ नहीं पाता है जब हम उससे भारी भरकम फीस से चार्ज करते हैं। तो इस वजह से हमारा आयुर्वेदिक में जरा ज़्यादा ध्यान है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने एक इस जो रिवाइवल है, आयुर्वेद लौटकर जो आ रहा है, आपकी 5 पीढ़ियां उसमें लगी हैं, आपके बच्चे, आप सब लोग मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जो मैं समझता हूँ, जो तकलीफ थी, हमारे यहाँ दवाएं बहुत कम उपलब्ध थी। मेरी अगर मैं जानकारी में कहूँ तो वैद्यनाथ, झंडू, यही बड़ी कंपनियां, वैद्यनाथ, झंडू, डाबर, हाँ, और ऊंझा फार्मेसी, या और भी काफी कंपनियां थी। ऐसा नहीं है कि कंपनियां कम थी,
लेकिन क्या था कि आगे सब जो दवाइयाँ बनती थी ना, रस भस्मे वगैरह, वो पाउडर शेप में आते थे। पाउडर शेप में आते थे तो उनको देने के लिए डोज वगैरह निर्धारित करना बड़ा पुड़िया मुश्किल छोटी-छोटी होता बनाते थे, बड़ा मुश्किल होता था। वैद्य लोग जो है जी, उसको जी। पुड़िया घोटते जी। और खरल में, जी, और जी। फिर उसकी छोटी छोटी पुड़िया पुड़िया बना के बनाते थे, हाँ, मुझे देते, याद है। उसमें प्रॉपर डोज नहीं जाती थी। फिर उसके ऊपर उन पुड़ियों की बजाय उनकी टेबलेट बनाना, उन डोज को निर्धारित करना, एक फिक्स करना डोज, जिसमें हमने उनको कैप्सूल में डाला। अच्छा, आसवरिष्ट थे हमारे, जो बनाने की पत्ती बहुत वैसी थी, तो उसके टेस्टलेस होते थे, तो उनको सिरप वगैरह में बना के उनको टेस्ट में सुधार किया गया। इस तरह से आयुर्वेदिक में सुधार हुआ। लेकिन पिछले, अगर हम 70 साल पहले जाएं तो आयुर्वेदिक बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद पुराने टाइम में 70 साल आज से मुझे याद है कि 50 साल पहले तक आयुर्वेदिक में इंजेक्शन भी आते थे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकारों ने या एलोपैथिक लॉबी ने हमारे ऊपर शिकंजे कसते कसते ये नहीं किया गवर्नमेंट ने भी कि उस इंजेक्शन बनाने की पत्ती में कुछ सुधार करें। उन्होंने उसको बैन कर दिया, बंद कर दिया कि वो इंजेक्शन आएंगे ही नहीं, तो आयुर्वेदिक वाले जो है वो कैसे कामयाब इसका होंगे? मतलब तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रुक गया। नहीं, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर साहब शायद मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने हिमालय ड्रग में काम करा है और 1930 में हिमालय ड्रग पैदा हुई थी। और पहली दवा आप जानते होंगे सर्पगंधा, जिसको राउल्फिया सर्पेंटिना कहते हैं, हाँ, वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती थी। और हिमालय ड्रग ऐसी थी जिसने इसको टैबलेट रूप में दिया, टैबलेट रूप में लाई, बिल्कुल हम और जानते बहुत अच्छे, रिजल्ट और आज भी बहुत अच्छे आज भी रिजल्ट्स दे उसके रही रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट्स अच्छे दे रही हैं। बट आपकी जो क्वालिटी है ना डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जैसे इंसान को, मेरे कैरियर में मेरा सारा जीवन जो है आयुर्वेदा में बीता है और मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ आयुर्वेदा में, पर नाड़ी वैद्य मैंने नहीं देखा। मैं तो आपको उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कला आपको कहाँ से आई? ये नाड़ी वैद्य तो जो है, क्योंकि हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर वो नाड़ी देख के ही इलाज करते थे, उसी से हमने सीखा। नाड़ी विज्ञान जो है वो एक अलग से कला है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। नाड़ी का सिस्टम सीखने के लिए एक एक चीज, क्योंकि नाड़ी की गति जो है, हमारी 3 उंगलियां, ये 3 जो है, वात, पित्त और कफ, इस पे आधारित है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग हैं वो वात, पित्त और कफ पे आधारित रोग होते हैं। अब जब हम नाड़ी देखते हैं तो उन तीनों का बैलेंस देखना होता है कि कौन सा कितना बढ़ा हुआ है, उसमें कितना कफ बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है। फिर उसके अंदर उसका देखना उसमें कितना अंतर है, क्योंकि नाड़ी की गति जो चलती है, हर एक हम आमतौर पे देखते हैं तो पल्स पे रख के पल्स की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं। उस काउंटिंग से सिर्फ हम थोड़ा बुखार का या उसका पता लगा सकते हैं कि इस पे इतना है तो इतनी बुखार होगी, इतना है तो इतनी होगी, या इतना हो तो इतना बीपी होगा, या पल्स रेट से हमारे हार्ट की स्थिति का पता चलता है। लेकिन जो वैद्य उसकी गति के अंदर नब्ज की ये देख लेता है कि पित्त में और कफ में कितने अंतर होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बीमारी आएगी, शरीर के अंदर क्या उथल पुथल होगी, उसी पे आधारित ये प्रक्रिया है। हम नब्ज देख के उसी को देखते हैं, और सिर्फ 3 चीजों पे आधारित है, क्योंकि हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है, वात, पित्त, कफ, मांस और मज्जा। डॉक्टर पहले हमने, मतलब जो मैंने सुन रखा, आपने भी राजेश्वर जी सुन रखा होगा, कुछ वैद्य लोग जो है, जैसे पर्दा सिस्टम होता था, लेडीज को उन्होंने देखना तो एक धागा सा बांध के वो बाहर करते, तो वो कैसे होता था? देखो जी, ऐसा है, ये परंपरा तो हम नहीं जानते कि वो कैसे करते थे, कि धागे से भी हकीम अजमल खां के बारे में सुना जाता है। लेकिन हकीम अजमल खां के बारे में सुना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा किसी वैद्य के बारे में हमने नहीं सुना। मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि धागे से कैसे, आपने तो नहीं, वो तो कंपन की बात है। कंपन की बात है, लेकिन कंपन का अब उनको इतना कितना ज्ञान था इसके बारे में मैं बड़ा मुश्किल काम है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता धागे से कैसे बताते थे। हो सकता है उनके पास हमारे से भी ज्यादा ध्यान हो, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है ना। हकीम अजमल खान, वो यूनानी थ्योरी थी उनकी,
हमारी आयुर्वेदिक थ्योरी है, हमने जितना सीखा हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब एक सवाल मैं डॉक्टर पंकज आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, आपको सब कुछ एक तरीके से पूरी स्टेज बनी हुई मिली, जहाँ इतने एस्टेब्लिश्ड विरासत में मिला, इतने एस्टेब्लिश्ड जहाँ डॉक्टर्स हैं, और आपके पिता बड़े प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के बीच में डॉक्टर बनना आपको कैसा लगा? कभी आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे गुणवान लोगों के बीच में मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे कब नंबर आएगा कि मैं तरीके से मरीजों को देख और समझ सकूं? देखिए, जी, हमें ये आशीर्वाद तो अपने बचपन से ही मिला है। और आयुर्वेद एक सतत प्रक्रिया है। इसमें तो आप आज 20 साल के हो तब भी सीख रहे हो, और 80 साल के हो तब भी सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सीखने का तो कोई अंत है ही नहीं इसमें। और जी, हमारा बड़ों का आशीर्वाद बना हुआ है। इनके साथ साथ हम उस सीखने के नहीं, मैं ये जानना चाहता था, जैसे कुछ बड़े टिपिकल केसेस आते होंगे, तो आपको सुविधा है, दूसरे लोगों को सुविधा नहीं है कि आप पूरी आपने केस हिस्ट्री नोट कर ली और उसके बाद आप अपने पिताजी से, आपके तो पूरे परिवार के लोग हैं, किसी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस तरह का केस है तो मुझे जरा बताइए। तो जो सीखने का आपको अवसर मिल रहा है, जो एक सामान्य व्यक्ति BAMS करके आएगा, उसे वो कहाँ से मिलेगा? बहुत फर्क है। जो पुस्तकों में ज्ञान है या जो हम अपने डिग्री कोर्स में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें और अनुभव आधारित जो ज्ञान है, बहुत फर्क है उसमें। जो इंटर्नशिप की एक सिस्टम बना हुआ है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उसका मकसद भी यही है कि जो अनुभव है वो मिले, और हमें ये अनुभव विरासत में मिला हुआ है। अच्छा, तो इसका ये नाड़ी वाली जो बात है, ये नाड़ी वाली चीज भी आपने सीखी? जी हाँ। कितना समय लगा, कैसा लगा आपको शुरू में इसको समझना कितना मुश्किल पड़ा? देखिए, ये काफी मुश्किल काम है। और हमारी जब शुरुआत हुई तो हम भी अपने पिताजी से कहते थे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है नाड़ी पकड़ने से। तो पापा ने क्या कहा कि आपको हर एक पेशेंट की नाड़ी पकड़नी जरूर है, आपको जितना भी समझ में आएगा, धीरे 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 आप उसको पहचान करना सीख जाओगे। उन्होंने पहचान बताई, पर वो पहचान करना इतना आसान काम नहीं है। उसको धीरे 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 जब हम 100 मरीज को, 50 मरीज को, 1000 मरीज को देखते हैं, तब हमें पता चलता है। उसके अलावा हम उनके जो सिम्टम्स होते हैं उससे मैच करते हैं कि हाँ, उसकी नाड़ी इस तरह से चल रही थी और उसके पास पेशेंट की ये सिम्टम्स थे। हम उनको कनेक्ट करके उसको समझते हैं कि हाँ, ये गति है तो ये रोग है। तो चलिए, ये एक अच्छा मौका आपके पास है। अच्छा, ये मौका दूसरे लोगों को तो आसानी से नहीं मिल पाता डॉक्टर साहब, या कोई और लोग भी आपके पास सीखने के लिए आते हैं? मेरे पास सीखने के लिए कई लोग आए हैं, मैंने सिखाया है जी। एक यहाँ अभी पालम बिहार में, पहले वो एलोपैथिक में इनके पास थे, कौन सा हॉस्पिटल था, कल्याणी हॉस्पिटल में थे डॉक्टर नवदीप, जो कल्याणी हॉस्पिटल में काम करते थे। आज वो आयुर्वेदिक का काम कर रहे हैं पालम बिहार में। और ऐसे ही मेरे और एक ताउडू में है। ऐसे मैंने 10-20 लोगों को नाड़ी देखने का सिस्टम सिखाया है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल है, उनको ही सिखा सकते हैं, जो दूसरे हैं उनको तो, क्योंकि ऐसा है कि जो करेंगे वही काम जो सीखना चाहेंगे और जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। ठीक बात। ऐसा है कि BAMS तो गुड़गांव में 1000 से ज्यादा है, लेकिन सभी आयुर्वेदिक तो नहीं करते ना। आयुर्वेदिक करने वाले गिनती के 2-4 लोग, 5 लोग हैं जो 100% आयुर्वेदिक करते हैं। हम 100% आयुर्वेदिक करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक है, मेरी क्यूरियोसिटी है, बिकॉज आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा मरीज ठीक करा हो जिससे आपको पर्सनल संतोष मिला हो कि ये काम मैंने जो है मेरे को परमात्मा ने दिया और मैंने इसको कर गुजरा? जो चैलेंज रहा होगा। ऐसे तो केस मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे पास वो खास ऐसे केस के बारे में बताइए। एक केस था जी, हमारे यहाँ हंसिंक लैब है गुड़गांव में, राजीव चौक के पास। वहाँ एक लेडीज मेरे पास आई, उसको वो एक टाइम में 100 रोटी खा जाती थी।
अच्छा। 100 रोटी। उसका घरवाला, उसका हस्बैंड कहता है कि अगर इसके सामने 1 मन फ्रूट का टोकरा रख दो तो ये कहेगी नहीं किसी को दूसरे को कि इसमें से तू भी थोड़ा सा ले ले। लेकिन मेरे पास जब लेके आए तो ऐसा केस मेरे पास भी लाइफ में पहला था। तो वो कहने लगे, बोला जी इसका इलाज मुझे किसी ने आपके पास भेजा है। और मैंने जब उसको चेक किया तो उसके अंदर पित्त जो था वो बहुत ज्यादा था। लिवर की प्रॉब्लम क्या था? नहीं, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती, इसको अग्निभस्मक रोग बोलते हैं हमारे आयुर्वेदिक में ना। अच्छा। इसका नाम है अग्निभस्मक रोग। और उसको जब कहा कि बोले जी इसका तो कोई इलाज एलोपैथिक में तो था नहीं, सबने जवाब दे दिया था। और उसका हुआ भी एक एक्सीडेंट में था। उसमें वो कहीं हरिद्वार जा रहे थे तो वहां से वापसी के समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में 7 जने थे, 6 की डेथ हो गई थी, वो अकेली लेडी बची थी। 5 बच्चों की माँ थी। शोक की वजह से उसका कफ बनना बिल्कुल बंद हो गया। और कफ जो है वो अग्नि को शांत करने के लिए है। अब उसका कफ जो बिल्कुल नहीं बन रहा था, जब मैंने किया उसको देखा, फिर मैंने उस पर पूरी स्टडी की कि ये क्या है, क्योंकि ऐसे केस नॉर्मली लाइफ में नहीं आते हैं। और मेरी जिंदगी में 1 या 2 ही केस आए हैं। तो वो कितने दिन में लगी? 2 महीने में। 2 महीने उसको 145 किलो से 90 किलो वजन पे लाया। अच्छा। और 2 रोटी पे लाया। और उसके अलावा एक केस मेरे को अभी आया था, 2-3 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है। उनके फादर यहाँ पोस्ट ऑफिस में, गुड़गांव पोस्ट ऑफिस में ही है। उस बंदे को इतनी प्यास लगती थी कि वो दिन में 2 गिड़े पानी पी जाता था, यानी 50-50, 60-60 लीटर पानी पीना। और वो जब मेरे पास आया, बोला जी मैं आर्टिमिस में, फोर्टिस में, मेदांता में, एम्स में, सब डॉक्टरों की टीम में बैठ गई। सब कहते हैं जी अजीब रोग है, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। जब मेरे पास आया, मैंने कहा भी देखो बात ये, केस तो मेरे पास भी तो पहले ही आया है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है और इसका इलाज हो जाएगा, ये बीमारी है। उसको जब हमने उसकी स्टडी करी, उसका केस किया, तो आप यकीन नहीं करोगे उस बीमारी का इलाज क्या था। 1 लीटर शहद के अंदर 1 लीटर पानी मिला के उसको पूरा पिलाना और उसको वॉमिटिंग कराना, क्योंकि उसके अंदर से नसें जो थी वो पूरी जल गई थी। उनको लुब्रिकेट करने के लिए हमारे पास और कुछ भी साधन नहीं है। एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसको लुब्रिकेशन करने का कोई सिस्टम नहीं है। वो शहद और पानी ही उसको, ताकि उसको तुरंत वॉमिटिंग करानी है। दिन में 2-2 किलो 3-3 किलो शहद उसके लिए उसको पिलाना पड़ता था, वॉमिटिंग करानी पड़ती थी। उसको हमने बिल्कुल ठीक किया। वो उसको कितना टाइम लगा डॉक्टर ठीक होने में? उसको भी 2-3 महीने लगे। वैसे तो 1 हफ्ते के अंदर ही उसका मेन समस्या तो खत्म हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी उसका जो इलाज था, शुरू तो 2-3 महीने, मतलब हफ्ते के अंदर ही उसको आराम आना शुरू हो गया। लेकिन 2-3 महीने बाद अब आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आपका तो धर्मानी चिकित्सालय तो है ही, आप अपने ब्रांड के तहत दवाइयां भी बनाते हैं। हाँ जी। और इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आयुर्वेदिक की दवाओं को लेकर होती है, और जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन। तो एक एज ए मैन्युफैक्चरर आप उस स्टैंडर्डाइजेशन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की दवाएं बनाते हैं, और उनकी गुणवत्ता को लेकर क्या आपके नॉर्म्स आप तय करते हैं? देखो जी, इसके लिए आजकल गवर्नमेंट की तरफ से सारी व्यवस्थाएं, सिस्टम बना दिए गए हैं। हमारे पास GMP सर्टिफिकेट होता है, जिसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं, वो हमारे पास है। और हमारे वैद्य, क्योंकि हम 3 तो मेरी अपनी यूनिट है, उसके अंदर 3 तो हम खुद ही वैद्य हैं। मैं हूँ, मेरे दोनों बेटे डॉक्टर पंकज और डॉक्टर मुकेश। और बाकी हमारे आयुर्वेदिक के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हमें रखने पड़ते हैं। सारी लैब का पूरा सिस्टम है हमारे पास। हम हर चीज़ को टेस्ट करके, आजकल रॉ मटेरियल को भी टेस्ट करना पड़ता है, और बनने के बाद भी दवाइयाँ पूरी तरह से रॉ मटेरियल टेस्ट करा के, और रॉ मटेरियल परचेज भी हम खुद करते हैं। हम किसी दूसरे पे विश्वास नहीं करते, हर फिजिकली चेक करके ही लेते हैं। अदरवाइज तो, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज़ है, अगर हम जैसे मान लो सौंठ, हरियाणा की सौंठ का, नेपाल की सौंठ का, यूपी की सौंठ का, उनके अंदर डिफरेंट मिलेंगे। हमें कौन सी लेनी है ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा। जो ब्रह्मी, जो ब्रेन टॉनिक आम लोग जानते हैं, ब्रह्मी जो हरिद्वार की सबसे बढ़िया है, तो हमें हरिद्वार की लेनी पड़ेगी।
देहरादून की लेनी पड़ेगी। हम दूसरे साइड की अगर ब्रह्मी हरियाणा की जो हमारे जंगलों में होती है वो लेंगे तो वो काम नहीं करेगी, उतना काम नहीं कर पाती, उनके गुणों में अंतर है। एक आयुर्वेदिक क्योंकि जमीन से रिलेटेड है, हर्ब्स जो है जमीन में पैदा होनी है, किस इलाके में क्या खाद, क्या बीज, क्या पानी, उसको कैसी आबो हवा मिल रही Soil का भी है, फर्क कैसा पड़ता है, उसका जमीन का फर्क पड़ता है। जमीन का, हवा का, पानी का, सबका फर्क पड़ता है। तो उसी पे आधारित हमें जड़ी बूटियों को देख के लेना पड़ता है, सही पहचान करनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या है। डॉक्टर पंकज, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मेरा अपना एक निजी अनुभव रहा। आप उत्तर प्रदेश में गोंडा है, गोंडा में एक जगह है जानकी नगर, वहाँ पे आयुर्वेद की काफ़ी सारी दवाएं बनती हैं और सौभाग्य से मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध था, जिसके लिए बुकिंग करानी पड़ती थी, वो होता था उनका च्यवनप्राश। दीनदयाल उपाध्याय संस्थान से जुड़ा हुआ उनका प्रकल्प है पूरा का पूरा। वहाँ बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, शहद की मक्खियों का पालन भी होता है, इस तरह के काफ़ी काम होते हैं। सवाल मेरा ये है कि हम बाजार से डाबर का, वैद्यनाथ का, इनका जो च्यवनप्राश लेते हैं ये बहुत मीठा होता है, और वो भी हमने बड़ी अप्रोच लगा के लाइन में लग के वहां से जो हमने च्यवनप्राश लिया वो स्वादिष्ट नहीं था, वो बकबका कड़वे जैसा स्वाद उसका था। तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि आप लोग तो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, आपने अध्ययन भी किया है, तो फार्मूला तो वही होता होगा, फिर ये बाजार में कुछ बहुत मीठे और कुछ कड़वे और कुछ कसैले, ये मामला क्या है? देखिए सब मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का अपना अपना तरीका है बनाने का, लेकिन फार्मूला तो स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। पर जब एक फार्मा कंपनी को बल्क में कोई चीज़ बनानी होती है तो उसके प्रोसेस वगैरह थोड़ा चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से फ़र्क आ सकता है। अब वो किस तरह से बनाते हैं वो तो हमें नहीं पता, पर हाँ जो आज हम बना रहे हैं, हम अभी तक जो भी जी हम बना रहे किस हैं नाम से बनाते हैं डॉक्टर साहब? जीवन कलप के नाम से। अच्छा, जीवन वो च्यवनप्राश बेसिकली की तरह ही है। च्यवनप्राश नहीं है, च्यवनप्राश के जैसा एक अलग फॉर्मुलेशन है। अगर च्यवनप्राश भी हम बनाते हैं तो उसमें डाबर या वैद्यनाथ का जो च्यवनप्राश आता है वो हमारा थोड़ा अलग तरीके से बनता है। मेनली तो आंवला डलता है उसमें। मेनली आंवला डलता है। आंवला कुछ लोग सूखे आंवले से बना कुछ लेते सूखे हैं, आंवले से हम भी ताजा बनाते हैं, आंवले से, हम ताजा मैनुअली आंवले प्रोसेस से बनाते हैं, वो मशीनी प्रोसेस से बनता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ग्रंथों में फार्मूले अलग अलग दिए हुए हैं। अच्छा, किसी में मीठा ज्यादा, चीनी ज्यादा डाली हुई है, किसी ने कम डाली हुई है, किसी ने घी ज्यादा डाला हुआ है, कोई तेल में बना रहा है, किसी ग्रंथ ने तेल का फार्मूला लिखा है, किसी ने देसी घी का लिखा है, तो ये भी डिफरेंट करता है। फिर मार्केटिंग जो ट्रिक भी होती होगी, आप ज्यादा मीठा बनाएंगे, लोग रुचि से खाएंगे। हाँ, जो आप कह रहे Taste हो उसमें अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी छूट मिल गई है कि हम च्यवनप्राश को शुगर फ्री भी बना सकते हैं। अच्छा, हम शुगर फ्री भी बनाते हैं। जी। हम जो जीवन क्लब भी बनाते हैं वो शुगर फ्री भी बनाते हैं और शुगर वाला भी बनाते हैं। शुगर वाला मीठा है हमारा भी, दूसरा जो है उसका टेस्ट तो फिर जैसा होगा वैसा ही होगा। नहीं, बेसिकली उसमें मुझे कहा कि बकबका जो स्वाद है वही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा हमारे मूल ग्रंथ में किसी में भी नहीं है कि बिना शुगर के। अच्छा, उसमें ऐसा है ना, अंतर ये हो गया कि पुराने जो फार्मूले हैं वो गुड़ में बने हुए हैं। अच्छा, गुड़ में और चीनी के, आज जितने भी च्यवनप्राश जो कंपनियां बना रही हैं वो शुगर बेस बना रही हैं। अब गुड़ जो है, गुड़ का टेस्ट और चीनी के टेस्ट में अंतर आएगा ही आएगा। चीनी का टेस्ट जो है वो बकबका नहीं आएगा, गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा पुराने जो, क्योंकि जो हम मैनुअल से बनाते हैं उनमें सिकाई में फर्क पड़ता है। एलोपैथ जो आज बड़ी कंपनियां, चाहे डाबर है, चाहे रामदेव है, और है, उनके पास ऑटोमेटिक प्लांट है, उनमें एक फिक्स हीट के ऊपर फिक्स उस पे बन रही है। सब्जी कुकर में बन रही है और एक खुली कढ़ाई में बन रही है, उसमें अंतर है, स्वाद में फर्क आएगा। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक चीज आई, आपने मैनुअल की बात करी, जो मैंने सुन रखा है, जैसे शिलाजीत बनती है, शिलाजीत बहुत जगह यूज होती है और आप भी बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं शिलाजीत का, और आपकी शिलाजीत के रिजल्ट्स भी हैं। हम लोग शिलाजीत को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, शिलाजीत इस काम की, बट शिलाजीत के बहुत गुण हैं। शिलाजीत को बनाने के लिए वो कहते हैं कि इतनी चोट होनी चाहिए। नहीं, शिलाजीत में चोट का कोई महत्व नहीं है। शिलाजीत जो है पहाड़ के पत्थर होते हैं, कुछ एरिया में, हिमालय में भी है, हमारे साउथ में भी है, शिलाजीत वाले जो पत्थर मिलते हैं, पिथौरागढ़ से ऊपर के एरिया में मिलता है, पत्थर मिलता है। कोई चोट का कोई काम नहीं है उसमें चोट का काम नहीं है। उसको जो है पत्थर लाए जाते हैं, उनको तोड़ के
हमारे दो तरीके अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक अग्नितापी बोलते हैं, एक शिलाजीत का जो है उसको सूर्यतापी बोलते हैं। सूर्यतापी का अर्थ होता है कि हम उन पत्थरों को लाके एक त्रिफला का काढ़ा बनता है, त्रिफला चूर्ण का क्वाथ बना के उसके अंदर शिलाजीत के पत्थरों के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। जब वो टुकड़े उसमें डाल के या तो उसको धूप में रख देते हैं और उसकी धूप, तेज धूप में जब ऐसे गर्म होता है तो उन पत्थरों में से शिलाजीत जो है वो जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उस तरह से उसके ऊपर मलाई आती जाती है और पत्थर नीचे रह जाते हैं। उसके ऊपर से जो निकलता है उसको हम करछी से अलग कर करके उसको शिलाजीत, जो शुद्ध शिलाजीत तैयार होती है वो उसको कहते हैं। बहुत मेहनत का काम वो है। बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि नेचुरल ये शिलाजीत पहाड़ों में निकलती है। उन पत्थरों में जब गर्मी पड़ती है तो वो पत्थर गर्म होके अपने आप होती है, लेकिन वो हमें नहीं मिलती है ज्यादा, क्योंकि एक तो बहुत ऊंचाई पे है, दूसरा वहाँ जो जानवर है लंगूर वगैरह वो बंदर ही खा जाते हैं, होकर बंदर लंगूर वो खा जाते हैं, हमें ज्यादा मिलती नहीं है। हमें शिलाजीत निर्माण करनी पड़ती है, उन पत्थरों को लाके उनके टुकड़ों को पानी में उबाल के, कांटे में उबाल के मंद मंद आंच पे, उसको अग्नितापी बोलते हैं, जिसको मंद आंच पे पकाते हैं। जो धूप के अंदर सोलर प्रक्रिया से भी आजकल कर देते हैं। आप अगर जो हरिद्वार साइड में जाओगे ना तो बहुत घरों के ऊपर सोलर के वो लगा के और वो शिलाजीत जो है वो निकाल रहे होते हैं। वो शिलाजीत उसको धीरे धीरे उसको गर्म होके ऊपर मलाई की तरह जम जाती है, उसको इकट्ठा करके फिर उसको ड्राई किया जाता है। उसको जब पूरा ड्राई कर लेते हैं तब हम उसको कैप्सूलों में और उसके अंदर यूज करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आप तो दवाएं बना भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपका पूरा खानदान इस काम में लगा हुआ है, पूरा योगदान उनका मिल रहा है। और आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कही कि हम लोग किसी से कोई फीस नहीं लेते हैं। हमारे जैसे गरीब देश में जहां लोगों के पास अन्न के लिए, भोजन के लिए पैसा नहीं है, बीमार होने पे इलाज कराना बहुत महंगा है, तो इस स्थिति में क्या आपने कोई चैरिटी को ध्यान में रख के, किसी चीज को ध्यान में रख के कोई प्लान है आपके पास मन में कि आप किस तरीके से इस देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिसमें आपकी विद्वत्ता और आपकी औद्योगिक दृष्टि दोनों का विकास हो सके? ऐसा है जी, हम अपने दवाओं के रेट निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी को भी लेने में ज़्यादा परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जब हम तो बताया ना कि हम हमारी 5 पीढ़ियां जो इसी काम में लगी हुई हैं, वो इसी पे बेस पे है। अदरवाइज हम भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते। हमने यही कहा हुआ है कि जो नियम से उतना कमाओ जितने हमारा परिवार भी चले और लोगों का स्वस्थ लाभ भी मिले। हमारा चैरिटी का अगर उस तरह से करेंगे तो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम अपना उसी से करते हैं कि जितने हमारे पास जो रोगी आया है उसको अच्छे से अच्छा फायदा मिले, कम से कम पैसे में मिले, हम उसी पे ध्यान देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हम फीस से लेते ही नहीं है। कंसल्टेशन फीस लोग 1000-2-2 हजार रुपए तक ले लेते हैं मरीज को देखने की, जो बहुत बड़ी छूट है आपकी तरफ से कि आप मुफ्त में वो देते हैं और दवाएं बहुत सब्सिडाइज्ड हैं। मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर पंकज कि आप पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं, आपको बहुत कुछ परिवार से मिला है। आप भविष्य में अपने इस उद्योग को, अपनी इस प्रैक्टिस को किस रूप में देखते हैं? आप इसमें क्या नए चेंजेस करना चाहेंगे, क्या आगे ले जाने के लिए इनोवेशंस करना चाहते हैं? देखिए, एक तो थोड़ा सा ये प्लान है कि सेंटर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा एरियाज को हम कवर कर सकें। बहुत बढ़िया। कुछ नए डॉक्टरों को सिखा के उनको अपने तरीके से नब्ज का देखने का सिस्टम सिखाएंगे, धीरे धीरे उसको सेंटर, कुछ नए हॉस्पिटल आयुर्वेदिक के, कुछ पंचकर्मा सेंटर वगैरह को भी प्रोत्साहन करने के लिए हम आपने बहुत सही बात कही। पंचकर्म पद्धति जो है वो पूरे शरीर के विष को निकाल देती है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या अभी फिलहाल आपके आसपास में पंचकर्म पद्धति से आप कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है हमारे आसपास में? हमारे आसपास में हो रहा है जी। हमारे भी हमारे अपने भतीजे ने यहाँ पे न्यू कॉलोनी में जी आयुर्वेद अमृतम के नाम से शुरू किया है पंचकर्मा सेंटर। पूरे गुड़गांव में क्या, पूरा दिल्ली और एनसीआर के अंदर इतना बढ़िया सेंटर आप
नहीं मिलेगा। अच्छा। आप उसको कभी विजिट करें, आप देखें, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का हॉस्पिटल बनाया है। प्रवीण जी, अच्छा रहेगा किसी दिन हम हाँ, उनसे बुला के उनसे भी बातचीत उनसे करें बातचीत और करें। उनसे भी जाने कि वे क्या नया कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपने देखिए सबसे बड़ी बात आपकी जो विशेषज्ञता है वो नाड़ी है। आप इस नाड़ी को पॉपुलर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के लाइए इस क्षेत्र से और उनको सिखाइए। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है जी। कि ज़्यादा से और ज़्यादा- दवाएं आप बहुत सस्ती और अच्छी बना रहे हैं। जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं आप उनको टक्कर दीजिए और आप इस व्यापार को, इस पूरी पद्धति को पूरे विश्व के स्तर तक लेके जाइए। और प्रवीण जी, कोई प्रश्न आपके बस मन में मेरा है? एक प्रश्न आ आपकी रहा था। बेस्ट विजिट जो है हमारे जी। लिए अमृत का काम करेंगी, एक हम इसको दिमाग- और आगे लेके जाएंगे, हाँ, हाँ। कोशिश करेंगे जितना हमारे से बन पड़ेगा। हाँ। एक चीज डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में आ रही थी, अभी आप बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि आपका मेडिकल कॉलेज है सिरसा में, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ भी आप ये नाड़ी क्रिया सिखा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सिखाते तो हैं। वहाँ से कितनी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है? वहाँ 50 सीट्स है हमारे पास। 50 सीट्स हर है। साल 50 बच्चे, 50 तो मतलब बच्चे- 50 नाड़ी वैद आप निकाल रहे हैं अपने कॉलेज से। ये समाज की बहुत बड़ी सेवा बहुत है। बड़ी सेवा है। मेरे ख्याल धीरे धीरे कितने साल हो गए डॉक्टर साहब आपके मेडिकल कॉलेज को? कॉलेज को करीब 8-9 साल हो गए। तो मतलब 400 नाड़ी वैद तो आपने पैदा कर दिए। वो करें या ना करें, नहीं, अभी जो तैयार होके निकले हैं वो तो 200-250, क्योंकि पहले 4.5 साल तो उनको उसी में लग जाए। बाकी अध्ययन करना पड़ा। अध्ययन पहले अध्ययन शुरू हुआ कॉलेज। नहीं, ये तो बहुत बड़ी सेवा कि अगर आप जो पद्धति लुप्त हो रही है उसको आप रिवाइव कर रहे हैं दोबारा से। डॉक्टर साहब, ये रेडियो बूस्ट का भी सौभाग्य है और आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और पूरे देश में पूरी आयुर्वेद की स्थितियों को लेकर और नाड़ी वैद्य की विशेषज्ञता को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके परिवार में जिस तरीके से आयुर्वेद की सेवा आगे बढ़ रही है वो डॉक्टर पंकज के माध्यम से भी हमने जाना। तो आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे और प्रवीण जी से बातचीत की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में हम आपको इसी तरह से बुलाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जरूर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।